नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, खबरों में रही नाथ द्वारा पेंटिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस शैली से है? इसका सही जवाब था मेवाड़ चित्रकला शैली। अगला प्रश्न था, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह साइबर अटैक का एक प्रकार है जिसका उपयोग अमेरिका ने रूस के खिलाफ किया है। 2. इसमें किसी ऑनलाइन सर्वर, वेबसाइट अथवा सर्विस को बाधित कर दिया जाता है ताकि यूजर उस वेबसाइट या सर्विस को एक्सेस ना कर सके। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दुनिया भर में उगाई जाने वाली कॉफी सदियों पहले ब्राजील के प्राचीन कॉफी जंगलों में पैदा की जाती थी। 2. भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। 3. भारत में मुख्यतः अरेबिका कॉफी का उत्पादन किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, अभिनव भारत सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह क्रांतिकारियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से जुड़ा एक गुप्त समाज था। 2. इसकी स्थापना 1905 में श्यामजी किशन वर्मा ने की थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, धर्म गार्जियन अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। 2. यह एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित राजधानियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। 1. बुडापेस्ट, 2. वारसा, 3. वियना, 4. विनियस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था 4, 2, 3 और 1। अगला प्रश्न था, अलाबोई का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका सही जवाब था मुगल और अहोम शासक। अगला प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में वीटो पावर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यदि 2 स्थायी सदस्यों ने यूएनएससी में विपक्ष में वोट डाला हो तो प्रस्ताव या निर्णय को मंजूरी नहीं दी जाएगी। 2. यूएसएसआर ने पहली बार 1957 में कश्मीर मुद्दे पर भारत के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उन्होंने भारत भारतीयों के लिए के अर्थ में स्वराज का पहला नारा दिया था। 2. उन्होंने मुंबई में औपचारिक रूप से पहली आर्य समाज इकाई स्थापित की थी। 3. उनके द्वारा दिया गया एक प्रसिद्ध उद्धरण है, द टंग शुड एक्सप्रेस व्हाट इज इन द हार्ट। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस महापुरुष को समर्पित हैं? इसका सही जवाब था स्वामी दयानंद सरस्वती। अंतिम प्रश्न था, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? इसका सही जवाब था जर्मनी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कोयला सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। 2. चीन विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक देश है। 3. जम्मू कश्मीर में एंथ्रेसाइट कम मात्रा में पाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। यूक्रेन संघर्ष ने रूस से भारत को होने वाले कोकिंग कोल के आयात को प्रभावित किया है। आयात में कमी से कोक और कोयले के दामों में भी बढ़ोतरी होगी। कोयला सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, अतः कथन 1 सही है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में लौह एवं इस्पात, भाप इंजन जैसे उद्योगों में और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। कोयले से निकलने वाली बिजली को थर्मल पावर कहते हैं। दुनिया के प्रमुख कोयला उत्पादकों में चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत शामिल हैं, अतः कथन 2 सही है। एंथ्रेसाइट सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 80% से 95% तक पाई जाती है। यह नीली लौ के साथ धीरे धीरे जलता है। जम्मू कश्मीर में एंथ्रेसाइट कम मात्रा में पाया जाता है।
अतः कथन 3 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है 3D प्रिंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 3D प्रिंटिंग में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का उपयोग किया जाता है। 2. इसे सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पर राष्ट्रीय रणनीति की घोषणा की है। 3D प्रिंटिंग में प्लास्टिक, रेजिन, थर्मोप्लास्टिक, धातु, फाइबर या चीनी मिट्टी आदि के जरिए किसी वस्तु का प्रोटोटाइप अथवा वर्किंग मॉडल बनाने के लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का उपयोग किया जाता है। अतः कथन 1 सही है। इस तकनीक में सॉफ्टवेयर की मदद से प्रिंट किए जाने वाले मॉडल को कंप्यूटर पर डिजाइन किया जाता है। इसके बाद डिजाइन के आधार पर 3D प्रिंटर को निर्देश दिए जाते हैं। 3D प्रिंटिंग के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग नाम का भी उपयोग किया जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है मैरीटाइम जोन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सन्निहित क्षेत्र यानी कॉन्टिजियस जोन अपनी आधार रेखा से समुद्र की ओर 12 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। 2. आंतरिक जल से इनोसेंट पैसेज के गुजरने का कोई अधिकार नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में श्रीलंकाई नौसेना ने 8 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। इन मछुआरों को कच्चा थीवू के अपतटीय क्षेत्र में रामेश्वरम के पास थंगाचिमदम से मछली पकड़ने के दौरान गिरफ्तार किया गया। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी अनक्लोज 1982 ने समुद्री क्षेत्रों को 5 मुख्य क्षेत्रों में बांटा है। आंतरिक जल यानी इंटरनल वाटर्स, प्रादेशिक सागर यानी टेरिटोरियल सी, सन्निहित क्षेत्र यानी कॉन्टिजियस जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ हाई सीज। टेरिटोरियल सी अपनी आधार रेखा से समुद्र की ओर 12 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है, जबकि कॉन्टिजियस जोन अपनी आधार रेखा से समुद्र की ओर 24 नॉटिकल मील तक फैला है। अतः कथन 1 सही नहीं है। आंतरिक जल वे जल होते हैं जो आधार रेखा के भूभाग पर स्थित होते हैं और जिससे प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। आंतरिक जल से इनोसेंट पैसेज के गुजरने का कोई अधिकार नहीं है। अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देश बेलारूस के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 1 लिथुआनिया, 2 लातविया, 3 रूस, 4 यूक्रेन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 3 और 4, या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। रूस और यूक्रेन ने आखिरकार वार्ता के लिए सहमति व्यक्त कर दी है। यह वार्ता बेलारूस यूक्रेन सीमा पर होगी। बेलारूस 5 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पश्चिम में पोलैंड, उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया, उत्तर में लातविया और रूस, उत्तर पूर्व एवं पूर्व में रूस और दक्षिण में यूक्रेन के साथ इसकी सीमा लगती है। इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अदालत द्वारा दी गई राय पक्षकारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होती है। 2. युद्ध अपराधों अथवा मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का क्षेत्राधिकार है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। ICJ की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी और अप्रैल 1946 से इसने काम करना शुरू किया। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। यह नीदरलैंड के हेग के पीस पैलेस में स्थित है। ICJ का निर्णय अंतिम है और यह किसी भी मामले में बिना किसी अपील के पक्षकारों के लिए बाध्यकारी है।
सलाहकारी कार्यवाही में अदालत द्वारा दी गई राय पक्षकारों के लिए अनिवार्य रूप से सलाहकारी है और यह बाध्यकारी नहीं है, अतः कथन 1 सही नहीं है। युद्ध अपराधों अथवा मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, अतः कथन 2 भी सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय वयोश्री योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। 2. यह वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को दैनिक जीवन सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एक शिविर का उद्घाटन किया जाएगा। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत आयोजित किया जाएगा। इस योजना को 2017 में लॉन्च किया गया था। यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका वित्त पोषण वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से होता है। फंड को साल 2016 में अधिसूचित किया गया था, अतः कथन 2 सही है। यह योजना भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम यानी एलिम्को द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। एलिम्को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, अतः कथन 1 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का क्या नाम है? ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन रिलीफ या फिर ऑपरेशन शांति? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑपरेशन गंगा। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक एक योजना शुरू की है। यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण एयर इंडिया ने दिल्ली और मुंबई से रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के लिए 2 उड़ानें शुरू की हैं। इसलिए विकल्प भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑपरेशन गंगा। अगला प्रश्न है, प्रिप्यत नदी यानी प्रिप्यत रिवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे स्ट्रूमैन भी कहा जाता है। 2. यह नीपर नदी की एक सहायक नदी है। 3. यह केवल रूस, यूक्रेन और बेलारूस में बहती है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर केवल 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। यूक्रेन प्रिप्यत नदी के पास यूक्रेन बेलारूस सीमा पर रूस के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। अब जान लेते हैं प्रिप्यत नदी के बारे में। प्रिप्यत नदी को स्ट्रूमेन भी कहा जाता है, अतः कथन 1 सही है। यह यूक्रेन और बेलारूस में बहती है, अतः कथन 3 सही नहीं है। यह नीपर नदी की एक सहायक नदी है, अतः कथन 2 सही है। इस नदी का उद्गम पोलैंड सीमा के पास उत्तर पश्चिमी यूक्रेन में होता है। इसके बाद यह पूर्व दिशा में यूक्रेन और फिर बेलारूस से होकर बहती है। फिर यह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर यूक्रेन में फिर से प्रवेश करती है और कीव रिजर्वायर में नीपर नदी में मिल जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, खबरों में चर्चित स्विफ्ट भुगतान सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह सुरक्षित वित्तीय संदेश सेवा प्रदान करके लेन देन की जानकारी को सत्यापित करने के लिए एक बिचौलिए के रूप में कार्य करता है। 2. रूस इस प्रणाली से अलग होने वाला पहला और एकमात्र देश है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने मुख्य अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे स्विफ्ट से कई रूसी बैंकों को हटाने का फैसला किया है। इससे पहले केवल एक देश को ही स्विफ्ट से हटाया गया था, वह है ईरान। इसके बाद ईरान को अपने विदेशी व्यापार में 1/3 का नुकसान हुआ था, अतः कथन 2 सही नहीं है। जान लेते हैं स्विफ्ट भुगतान प्रणाली के बारे में। स्विफ्ट से तात्पर्य है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। यह एक फाइनेंशियल मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो दुनिया के बैंकों को आपस में जोड़ने का काम करता है।
यह 200 से अधिक देशों में 11,000 से अधिक बैंकों को सुरक्षित फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज प्रदान करके लेन देन की जानकारी को सत्यापित करने के लिए एक बिचौलिए के रूप में कार्य करता है। अतः कथन 1 सही है। यह बेल्जियम में स्थित है। यह 11 औद्योगिक देशों के केंद्रीय बैंकों की देखरेख करता है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा शब्द मरिया निम्नलिखित में से क्या है? एक एयरक्राफ्ट, एक न्यूक्लियर फैसिलिटी, एक टैंक या फिर एक नदी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक एयरक्राफ्ट। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट को ध्वस्त कर दिया है। इस एयरक्राफ्ट का नाम मरिया है। यूक्रेनियन में मरिया शब्द का अर्थ एक सपने यानी अ ड्रीम से है। अतः ऑप्शन ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक एयरक्राफ्ट। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 यूक्रेन, 2 रूस, 3 लातविया, 4 जर्मनी, 5 लिथुआनिया, 6 एस्टोनिया। उपर्युक्त में से कौन से देश पोलैंड के साथ सीमा साझा करते हैं? केवल 1, 2, 3, 4 और 5, केवल 1, 2, 4 और 5, केवल 1, 2, 4 और 6 या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1, 2, 4 और 5। भारत यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार पोलैंड और रोमानिया के संपर्क में है। पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। पोलैंड का क्षेत्र उत्तर में बाल्टिक सागर से लेकर दक्षिण में सुडेटन और कार्पेथियन पर्वत तक फैला हुआ है। पोलैंड की सीमा पश्चिम में जर्मनी, दक्षिण पश्चिम में चेक गणराज्य, दक्षिण में स्लोवाकिया, दक्षिण पूर्व में यूक्रेन, पूर्व में बेलारूस और उत्तर पूर्व में लिथुआनिया और रूस से लगती है। यह डेनमार्क और स्वीडन के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है, इसलिए विकल्प भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1, 2, 4 और 5। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हिंद महासागर द्विध्रुव यानी आईओडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह हिंद महासागर के विपरीत भागों में समुद्र की सतह के तापमान में अंतर को दर्शाता है। 2, सकारात्मक आईओडी के परिणाम स्वरूप अरब सागर में सामान्य से कम चक्रवात आते हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।